क्या आपने कभी मानवता की अंतिम सांसों की आवाज सुनी है? क्या आपने कभी उस कयामत को देखा है जहां इंसानियत का कत्ल सिर्फ एक राजनीतिक खेल बन चुका हो? नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, रात के 2 बजे हैं, चारों तरफ अंधेरा है और गाजा के एक छोटे से खस्ताहाल तंबू में एक मां अपने 3 साल के भूखे प्यासे मासूम बच्चे को सीने से लिपटाकर सुलाने की कोशिश कर रही है। बाहर आसमान से बारिश नहीं बल्कि मौत के बारूद बरस रहे हैं और उधर तेल अवीव और वाशिंगटन के एसी कमरों में बैठे साम्राज्यवादी और कट्टरपंथी नेता मुस्कुराते हुए ये तय कर रहे हैं कि आज रात कितने मासूमों के खून से गाजा की जमीन को लाल किया जाएगा। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं उस वहशियाना जायनिस्ट विचारधारा की जिसका बदसूरत और खौफनाक चेहरा एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गवीर ने पूरी दुनिया के मुंह पर एक ऐसा थप्पड़ मारा है जिसने यह साबित कर दिया है कि तेल अवीव में सरकार इंसान नहीं बल्कि आदमखोर विचारधारा चला रही है। बेन गवीर ने सरेआम पॉडकास्ट पर बैठकर ठंडे दिमाग से ऐलान किया है कि गाजा में रोज रात 30 से 40 लोगों को मार दिया जाना चाहिए क्योंकि वे जीने के लायक नहीं है, वे इंसान ही नहीं है। जरा सोचिए, जिस जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय कानून की दुहाई दी जाती है, जहां संयुक्त राष्ट्र के मंच बनाए गए हैं, वहां एक देश का सुरक्षा मंत्री सरेआम पूरी आबादी के नरसंहार यानी जेनोसाइड की वकालत कर रहा है और वाशिंगटन में बैठा अमेरिका वह चुपचाप इस जुल्म को शह दे रहा है, हथियार सप्लाई कर रहा है और शांति के नाम पर सिर्फ ढोंग रच रहा है। आज की इस विशेष महाविश्लेषण में हम एक एक करके इजरायली क्रूरता, अमेरिकी पाखंड और फलस्तीनी आवाम की इस अनकही दास्तान के हर पन्ने को खोलकर रख देंगे। दर्शकों, इतमार बेन गवीर का यह बयान कोई अचानक दिया गया बयान नहीं है। यह उस नस्लवादी सोच का चरम रूप है जो दशकों से फलस्तीनियों की सरजमी पर कब्जा करके बैठी है। पूर्व बंधक रोम के साथ बातचीत करते हुए बेन गवीर ने जिस बेदर्दी से यह कहा कि गाजा के लोगों इंसान कहलाने के लायक नहीं, वह सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में चल रहे नरसंहार यानी जेनोसाइड के मुकदमे का सबसे बड़ा सबूत है। जब कोई नेता पूरी आबादी को गैर इंसानी करार देता है तो वह केवल राजनीति नहीं कर रहा होता, वह नरसंहार की जमीन तैयार कर रहा होता है। हिटलर ने यहूदियों के साथ यही किया था और आज इजराइल का कट्टरपंथी नेतृत्व वही जुल्म फिलिस्तीनियों पर दोहरा रहा है। बेन गवीर का यह कहना है कि यह कोई छिपा हुआ सच नहीं है। मैं प्रधानमंत्री से असहमत हूं कि हमने हमले कम क्यों कर दिए। हमें हर रात 30 से 40 लोगों को ठिकाने लगाना चाहिए। यह दिखाता है कि इजरायली हुकूमत की रगों में किस कदर नफरत का जहर दौड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ में दक्षिण अफ्रीका और दुनिया के दर्जनों देशों ने इजराइल के इस नरसंहारी इरादे यानी जेनोसाइड इंटेंट को पेश किया था, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया के पास इन आदमखोर बयानों को रोकने की कोई ताकत नहीं बची है? क्या संयुक्त राष्ट्र का वजूद सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है? सबसे ज्यादा शर्मनाक और खौफनाक बात तो यह है कि इजराइल के घरेलू मीडिया ने बेन गवीर की इस वहशियाना बयान को पूरी तरह से दबा दिया। आखिर क्यों? क्योंकि 27 अक्टूबर को होने वाले इजरायली चुनाव की आहट के बीच नफरत बेची जा रही है। इजरायली समाज में आज वही नेता सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा है जो फलस्तीनियों के खून का सबसे बड़ा प्यासा है। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद इजरायली राजनीति का ढांचा इतना उग्र और कट्टरपंथी हो चुका है कि वहां शांति, बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करने वालों को गद्दार माना जाता है। बेन गवीर जैसे लोग जो कल तक इजरायली राजनीति के हाशिए पर पड़े हुए थे, आज वे बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता की रीढ़ बने हुए हैं। नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन कट्टरपंथियों के तलवे चाटने पर मजबूर है। अगर बेन गवीर और बेजालेल स्मोट्रिच जैसे राक्षस सरकार से अपना समर्थन वापस ले ले तो नेतन्याहू की सरकार ताश के पत्ते की तरह ढह जाएगी और नेतन्याहू खुद
भ्रष्टाचार के मामलों में जेल की सलाखों के पीछे होंगे। इसलिए अपनी राजनीतिक जिंदगी बचाने के लिए नेतन्याहू ने पूरे गाजा को नर्क की आग में झोंक दिया है। दर्शकों, बेन गवीर के पास भले ही सीधे तौर पर सेना यानी आईडीएफ को हमले का आदेश देने का अधिकार न हो, लेकिन उसके पास इजराइल की पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचा है। और सबसे भयानक बात, उसके पास इजराइल की वो जेलें हैं जहां हजारों बेकसूर फिलिस्तीनियों सड़ रहे हैं। बेन गवीर ने खुद सरेआम शेखी भगाड़ी थी कि उसने फिलिस्तीनियों कैदियों के राशन और भोजन में कटौती कर दी है। उसने इजराइल की जेलों को फिलिस्तीनियों के लिए टॉर्चर चैम्बर बना दिया है। 2025 में इजराइल की सर्वोच्च अदालत को यह स्वीकार करना पड़ा कि बेन गवीर का जेल विभाग फिलिस्तीनियों कैदियों को न्यूनतम जीवन रक्षक भोजन से भी वंचित कर रहा है। जरा सोचिए, सलाखों के पीछे बंद भूखे प्यासे बीमार फिलिस्तीनी कैदी जिन्हें न धूप नसीब है, न दवा, न खाना, वे रोज थोड़ा थोड़ा करके मर रहे हैं। क्या यह युद्ध अपराध, वॉर क्राइम नहीं है? क्या यह जिनेवा कन्वेंशन की धज्जियां उड़ाना नहीं है? बेन गवीर अपनी नफरत की आग को बुझाने के लिए उन निहत्थे कैदियों को तिल तिल कर मार रहा है जो अपनी आवाज भी बाहर नहीं पहुंचा सकते। आइए बात करते हैं उस तथाकथित सीज फायर की जिसका ढोल पश्चिमी मीडिया पीटता रहता है। अक्टूबर में लागू हुए संघर्ष विराम समझौते के बाद से अब तक इजरायली हमले में 1250 से ज्यादा बेकसूर फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। यह कैसा सीज फायर है जहां रोज बम गिरते हैं? यह कैसा संघर्ष विराम है जहां अस्पतालों, स्कूलों और राहत शिविरों पर मिसाइलें दागी जाती हैं? हाल ही में इजरायली मीडिया में खबरें आई कि हमले थोड़े कम किए गए हैं और हमला करने का अधिकार सिर्फ सेना के चीफ ऑफ स्टाफ तक सीमित कर दिया गया है। लेकिन यह कोई मानवीय कदम नहीं था, यह सिर्फ अमेरिकी दबाव का नाटक था। और इसी बात पर बेन गवीर जैसे आदमखोर बिलबिला उठे। उन्हें शांति से नफरत है, उन्हें संघर्ष विराम से चिढ़ है। वे केवल और केवल खून देखना चाहते हैं। अब जरा वॉशिंगटन के उस सफेद पोस्ट आका की तरफ देखिए जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा शांति दूत कहता है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तथाकथित शांति प्रस्ताव क्या है? एक ऐसा प्रस्ताव जो पूरी तरह से इजराइल के हक में झुका हुआ है, जो फलस्तीनियों को घुटने पर लाने का एक जरिया है। ट्रंप के प्लान में कहा गया है कि हमास धीरे धीरे अपने सभी हथियार सौंप दे, जिसके बाद इजराइल अपने हमले रोकेगा और धीरे धीरे पीछे हटेगा। हमास ने इस शर्त पर भी एक कदम आगे बढ़कर समझौता करने की बात कही कि हथियार का समर्थन एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र के गठन से जोड़ दिया जाए। लेकिन इजराइल की पूरी राजनीतिक जमात और नेतन्याहू सरकार ने इस बात को एक झटके में खारिज कर दिया है। नेतन्याहू का साफ कहना है कि जब तक हमास पूरी तरह निहत्था नहीं हो जाता है और हम अपने सभी सैन्य लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते, तब तक इजराइल गाजा में अपनी किसी भी पोजीशन से पीछे नहीं हटेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यह अमेरिका और इजराइल की कभी शांति चाहती ही नहीं है। ट्रंप का शांति प्रस्ताव सिर्फ एक कूटनीतिक ड्रामा है ताकि दुनिया की आंखों में धूल झोंकी जा सके। अमेरिका एक तरफ शांति की बात करता है और दूसरी तरफ अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके संयुक्त राष्ट्र में इजराइल को बचाता है। अमेरिका अरबों डॉलर के बम इजराइल को भेजता है और फिर रोने का नाटक करता है। गाजा में मानवीय संकट गहरा रहा है। इससे बड़ा पाखंड और क्या हो सकता है? इतमार बेन गवीर ने अपने पॉडकास्ट इंटरव्यू में जो सबसे खतरनाक और घिनौनी बात कही वह भी गाजा से फलस्तीनियों का सामूहिक निष्कासन और वहां यहूदी बस्तियों का दोबारा निर्माण। अंतर्राष्ट्रीय वकील और मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक किसी आबादी को उसकी जमीन से जबरदस्ती बेदखल करना सीधे तौर पर एथनिक क्लीजिंग यानी नस्लीय सफाया और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। लेकिन बेन गवीर सरेआम कहता है, मैं पूरे गाजा को हमास मानता हूं और इसको हमारा है, हमारा रहेगा। सिर्फ गुस कातिफ ही नहीं बल्कि पूरे गाजा में यहूदी बस्तियां बसनी चाहिए। जितनी संभव हो सके फलस्तीनियों को दूसरे देश में भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और जो आतंकवादी हैं उन्हें कहीं न कहीं भोजन बस एक करके मार देना चाहिए। 20 साल पहले 2005 में इजराइल ने गाजा में अपने 21वीं बस्तियां यानी गुस कातिफ को हटाया था, अपनी सेना वापस बुलाई थी। लेकिन आज इजरायली हुकूमत का असली एजेंडा सामने आ चुका है। 2005 से
पहले की स्थिति में नहीं जाना चाहते हैं। वे पूरे गाजा के नक्शे से मिटाकर उस पर इजरायली कब्जा स्थापित करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि 20 लाख फिलिस्तीनी मिस्र के रेगिस्तानों में शरणार्थी बनकर भटकें या समंदर में डूब मरे। दर्शकों, राजनीति के इस गणितीय आंकड़ों और कूटनीतिक बयानों से हटकर जरा गाजा के आम इंसानों की तरफ देखिए। गाजा में आज कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसने अपने को खोया नहीं हो। वहाँ की गलियों में बच्चों के खिलौने नहीं बल्कि उनकी जली हुई लाशें और कटी हुई उंगलियां मिलती हैं। 17,000 से ज़्यादा बच्चे मार दिए गए। हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनके शरीर के अंग कट चुके हैं, जो बिना सुन्न किए ऑपरेशन करवाने पर मजबूर हैं। अस्पतालों पर बम बरसाए जा रहे हैं, डॉक्टरों को गिरफ्तार किया जा रहा है और बेकरीज को तबाह किया जा रहा है ताकि लोग भूख से तड़प तड़प कर मर जाए। जब बेन गवीर कहता है कि वे जीने के लायक नहीं, तो क्या वह इन 6 महीनों के मासूम बच्चों की बात कर रहा होता है जो दूध की एक एक बूंदों के लिए तरस तरस के मर गए? जब नेतन्याहू कहता है कि हम जीत तक लड़ेंगे, तो क्या उसका मतलब 80 साल के उन बुजुर्ग महिलाओं को गोलियों से भूनना है जो अपने मलबे में तब्दील हो चुके घरों को बाहर बैठे रो रही हैं? यह युद्ध नहीं है, युद्ध 2 सेनाओं के बीच होता है। यह एक आधुनिक परमाणु हथियार से लैस देश द्वारा एक घिरे हुए, निहत्थे और भूखे लोगों पर किया जा रहा कत्लेआम है। अगर यही बयान जो बेन गवीर ने दिया है दुनिया के किसी भी मुस्लिम या अफ्रीकी देश के नेता ने दिया होता, तो अब तक वॉशिंगटन से लेकर के लंदन तक भूचाल आ चुका होता, अमेरिका प्रतिबंध लगा चुका होता, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने गिरफ्तारी के वारंट जारी कर चुके होते और पश्चिमी मीडिया उस नेता को राक्षस घोषित कर चुका होता। लेकिन चूंकि यह बयान इजराइल के एक वरिष्ठ मंत्री ने दिया है, इसलिए जैसे तथाकथित निष्पक्ष मीडिया संस्थान इसे दबाने में लगे हैं। वे इस विवादास्पद टिप्पणी कहकर टाल देते हैं। वे कभी इस नरसंहारी इरादा नहीं कहते। यह पश्चिमी मीडिया का वह दोहरा मापदंड है जिसने निष्पक्ष पत्रकारिता का जनाजा निकाल दिया है। जब यूक्रेन में कोई इमारत गिरती है तो पूरी दुनिया का मीडिया रोने लगता है, लेकिन जब गाजा के पूरे मोहल्ले और अस्पताल जमींदोज कर दिया जाता है तो पश्चिमी मीडिया उसे इजराइल का आत्मरक्षा का अधिकार, राइट टू सेल्फ डिफेंस करार देता है। क्या आत्मरक्षा का मतलब 40,000 से ज्यादा बेकसूरों को मार डालना है? दर्शकों, इस पूरे त्रासदी में अगर किसी की चुप्पी सबसे ज्यादा दर्दनाक है तो वह है अरब दुनिया और इस्लामिक मुल्कों की 57 मुस्लिम देश, जिसके पास असीम तेल का खजाना है, विशाल सेनाएं। वे आज केवल प्रस्ताव पास करना और निंदा बयान जारी करने तक सीमित रह गए। वे वाशिंगटन के दबाव के आगे इतने लाचार और नपुंसक हो चुके हैं कि अपने ही फिलिस्तीनी भाइयों और बहनों की नस्लकुशी को अपनी आंखों से देखने के बावजूद एक तिनका तक नहीं हिला पा रहे हैं। सऊदी अरब, यूएई, मिस्र और जॉर्डन जैसे क्षेत्रीय ताकतें अपने व्यापारिक और राजनीतिक हितों की वजह से चुप है। मिस्र की सीमा गाजा से लगती है, लेकिन उसने राफा बॉर्डर को इस तरह बंद कर दिया है जैसे वहां कोई महामारी फैली हो। भूखे फलस्तीनी भोजन और पानी की एक एक गाड़ी के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं और मिस्र का प्रशासन इजराइल की अनुमति के बिना दवा भी एक खुराक भी अंदर नहीं जाने देता। यह केवल इजराइल का अपराध नहीं है, इसमें पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बराबर की हिस्सेदारी है। इजरायली हुकूमत और उसके समर्थक हमेशा 7 अक्टूबर 2023 की घटना का रोना रोते हैं। वे दुनिया को याद दिलाते हैं कि 1200 इजरायली मारे गए थे और 251 लोगों को बंधक बनाया गया था। बेशक किसी भी बेकसूर नागरिक की मौत दुखद है, लेकिन क्या 7 अक्टूबर की घटना शून्य से पैदा हुई थी? क्या दुनिया भूल गई कि 7 अक्टूबर से पहले 75 सालों से फलस्तीनी अपनी ही जमीन पर शरणार्थी बने हुए हैं? क्या दुनिया भूल गई कि 17 सालों में गाजा को दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल यानी ओपन एयर प्रिजन बनाकर रखा गया था, जहां पानी, बिजली, दवाई और खाना तक इजराइल की अनुमति के बिना अंदर नहीं जा सकता था। इजराइल पिछले 10 महीनों से 7 अक्टूबर का विक्टिम कार्ड खेलकर अपने हर एक जुल्म को जायज ठहराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब बहुत हो चुका। बेन गवीर जैसे नेताओं के बयानों ने इजराइल के इस विक्टिम कार्ड को पूरी तरह से फाड़ कर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया है। दुनिया अब देख रही है कि पीड़ित कौन है और आदमखोर कौन है।
इसराइल और अमेरिका का मानना था कि वे भारी बमबारी, भूख और कत्लेआम के जरिए फलस्तीनी जनता का मनोबल तोड़ देंगे। वे सोचते थे कि जब फलस्तीनी अपने बच्चों के कफन उठाएंगे तो वो घुटने टेक देंगे और अपनी ज़मीन छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन ज़ायनिस्टों को फलस्तीनी कौम की जज्बे का अंदाजा नहीं था। 75 सालों के दमन और अनगिनत युद्धों और रोज होने वाले मौत के बावजूद फलस्तीनी का बच्चा भी आज अपनी सरजमीन से लिपटा हुआ है। वे अपने टूटे हुए घरों के मलबे पर बैठकर चाय पीते हैं। वे अपनी तबाही के बीच तिरपाल के तंबुओं में बच्चों को पढ़ाते हैं। गाजा का एक एक पत्थर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि तुम हमें मार सकते हो, तुम हमारे जिस्म को गोलियों से छलनी कर सकते हो, लेकिन तुम हमारे स्वाभिमान, हमारी आज़ादी की तड़प और हमारी ज़मीन के प्रति हमारे प्यार को कभी नहीं मार सकते। फलस्तीनी प्रतिरोध केवल हथियारों का नहीं, फलस्तीनियों का जिंदा रहना ही अपने आप में सबसे बड़ा प्रतिरोध है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आज इतिहास के सबसे बड़े चौराहे पर खड़े हैं। यदि ये संस्थाएं बेन गवीर, नेतन्याहू और याआवाव कैनेटे जैसे युद्ध अपराधियों को कटघरे में खड़ा करके जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेज सकती, तो फिर दुनिया से न्याय का भरोसा हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगा। अगर रूस के नेताओं पर रातों रात वारंट जारी हो सकते हैं, तो इजरायली नेताओं पर अब तक ढिलाई क्यों? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून केवल कमजोर और गैर पश्चिमी देशों के लिए बनाया गया है? यदि बेन गवीर का रोज 30 से 40 लोगों को मारने का बयान भी आईसीसी की आंखें खोलने के लिए काफी नहीं है, तो फिर इन अदालतों पर ताला लगा देना चाहिए। दर्शकों, ध्यान दें, यह युद्ध केवल फलस्तीन को तबाह नहीं कर रहा है, यह अंदर ही अंदर इजराइल के वजूद को भी खोखला कर रहा है। इजराइल की अर्थव्यवस्था आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इजराइल की रेटिंग घटा चुकी है। हजारों टेक और कंपनियां, निवेशक देश छोड़कर भाग चुके हैं। इजराइल का पर्यटन उद्योग पूरी तरह से ठप हो चुका है। देश के भीतर लाखों लोग नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर हैं, लेकिन नेतन्याहू केवल अपनी सत्ता की हवस में पूरे देश को एक कभी न खत्म होने वाले विनाशकारी जंग में झोंक रहे हैं। इजराइल आज दुनिया के एक अछूत राज्य बन चुका है। दुनिया भर के विश्वविद्यालय, सड़कों और संसद के बाहर लाखों युवा इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इजराइल ने युद्ध भले ही न हारा हो, लेकिन उसने हम दुनिया का नैतिक समर्थन हमेशा के लिए खो दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वॉशिंगटन के नीति निर्माता यह मानकर चल रहे हैं कि वे अपने वीटो पावर और सैन्य ताकत के बल पर पूरी दुनिया को डरा कर रख सकते हैं। लेकिन गाजा के इस युद्ध ने अमेरिकी साम्राज्य के पतन, डिक्लाइन ऑफ यूएस हेजेमनी की शुरुआत कर दी है। ग्लोबल साउथ के देश चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और ईरान अब वॉशिंगटन द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित वैश्विक व्यवस्था ने रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को खारिज कर रहे हैं। दुनिया अब समझ चुकी है कि अमेरिका की मानवाधिकार और लोकतंत्र की बातें केवल अपने दुश्मनों को घेरने का ढोंग है। जब अपने सहयोगी द्वारा किए जाने वाले जुल्मों की बात आती है तो अमेरिका अंधा और बहरा हो जाता है। दर्शकों, आज का यह महाविश्लेषण हमें एक बहुत ही कड़वे और दर्दनाक निष्कर्ष की ओर ले जाता है। इतमार बेन गवीर का यह बयान कि रोज 30 से 40 लोगों को मार दिया जाए केवल एक मंत्री की सनक नहीं है, यह उस पूरे जायनिस्ट तंत्र का घोषणा पत्र है जो फलस्तीन की पहचान को हमेशा के लिए मिटा देना चाहता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि कोई भी साम्राज्य, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हमेशा के लिए जुल्म नहीं कर सकता। फिर ऑन डूबा था, नमरूद का पतन हुआ था, हिटलर का अंत हुआ था और इजराइल की इस फांसीवादी, नफरती और आदमखोर तंत्र का भी अंत निश्चित है। फिलहाल हमारे इस खास शो में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है जिस तरीके से इजराइल आज पूरे गाजा के अंदर, गाजा पट्टी के अंदर नरसंहार कर रहा है, इस पर आपका क्या राय है? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। इस सच्ची घटना को, इस सच्ची विश्लेषण को अपने दोस्तों में, अपने परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।